हिडन माफियाज इनोसेंट ब्राइड एपिसोड 6 लंग कैंसर। कोमल जैसे ही आहना के घर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि आहना और घर के बाकी सब लोग लिविंग रूम के सेंटर में मौजूद थे, क्योंकि आज आहना की इंगेजमेंट थी। वो नज़ारा देखकर ही कोमल के पैरों की तरह ज़मीन खिसक गई। तभी माधुरी की नज़र कोमल पर पड़ी। उसका शॉक्ड रिएक्शन देखकर माधुरी सोच में पड़ गई, क्योंकि उन्हें आहना और कोमल के बीच की टेंशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। आहना कोमल को आवाज़ लगाती है, अरे कोमल बेटा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? माधुरी ने आवाज़ लगाई। माधुरी का सवाल सुनकर कोमल अपनी शौक से बाहर आई। उसके पास माधुरी की बात का कोई जवाब ना था, इसलिए वह शांत ही रही और आहना को देखने लगी सवालिया नज़रों से। तभी आहना अपनी दादी से बोली, दादी, मैंने कोमल से कहा था कि ये क्लास अटेंड करने के बाद ही यहाँ आए, इसलिए ये अब आ रही है। आहना की आवाज़ में काफ़ी भारीपन था। कोमल को तो आहना की सगाई वाली बात पता ही नहीं थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आहना इतनी जल्दी शादी कर रही थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो आहना खूब कहती थी कि उसे अपना करियर बनाना है, कुछ बनना है, और आज वही लड़की इतनी जल्दी शादी करने का फ़ैसला ले चुकी थी। पर इंगेजमेंट तो हो चुकी है दीदी की। आपको लेट हो गया आने में कोमल दीदी, बट इट्स ओके, खाना तो अभी शुरू नहीं हुआ है, एटलीस्ट आप खाना तो खा ही लो। आरोही शातिर मुस्कान के साथ कोमल से बोली। उसकी वह शातिर मुस्कान कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसने आरोही को इग्नोर कर दिया और आहना के पास चली गई। आहना के पास बैठे लड़के को देखकर ही कोमल शॉक्ड रह गई, क्योंकि वो उस लड़के को बहुत अच्छे से जानती थी। इनफैक्ट वो लड़का भी कोमल को बहुत अच्छी तरह से जानता था। कोमल वहीं आहना के पास बैठ गई तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा, और फिर लड़के की माँ सुधा ने आहना को शगुन की थाल दे दी और बोली, आज से टीके के महीने बाद तू हमारी बहू बन जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सुभाष इतना किस्मत वाला है जो उसकी ज़िंदगी में तू आ रही है। फिर सुधा ने आहना को अपने गले से लगा लिया। शगुन की थाल में शादी का जोड़ा था जो आहना को 1 महीने बाद पहनना था, अपनी शादी वाले दिन, और उसी थाल में कुछ गहने भी थे। आहना ने हल्की सी मुस्कान के साथ वो थाल ले ली। तभी अर्चना मीठे से सुर में बोली, आहना बेटा, जाओ ये थाल अपने कमरे में ले जाओ और कुछ देर आराम भी कर लो। अर्चना की बात मानते हुए आहना वहाँ से चली गई थाल लेकर, और कोमल भी उसके पीछे पीछे चली गई। आहना के कमरे में कोमल आहना पर गुस्से से फट पड़ी। तुझे हो गया क्या है आहना? आर यू मैड? तो शादी कर रही है इतनी जल्दी, और तुझे वो लड़का पसंद आया है अपने लिए जो महीने के 20 से 25 हज़ार कमाता है? आहना, तेरा टेस्ट इतना गंदा है लड़कों के मामले में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है। मतलब तू अपना स्टैंडर्ड देख और उस लड़के का स्टैंडर्ड देख। आहना, तेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो तुझे किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करनी चाहिए, फिर तू उस लड़के से शादी क्यों कर रही है? वो लड़का नहीं है तेरे लायक, तू मना कर दे उससे शादी करने से। कोमल नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, मगर आहना ने उसे पलट कर एक शब्द नहीं कहा। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अब तो कोमल इरिटेट हो चुकी थी आहना की चुप्पी से। आहना की चुप्पी देख कोमल ने खुद को शांत किया, और फिर वो आहना से बोली शांत स्वर में, क्या हुआ है तुझे? तू मुझे नहीं बताएगी? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरी बेस्ट फ्रेंड कम बहन ज़्यादा हूँ। फिर मुझे मुझे तू बता क्यों नहीं रही है कि अचानक से तूने शादी का फ़ैसला क्यों ले लिया है? इनफैक्ट तू तो अपना करियर बनाना चाहती थी, किसी बड़ी सी कंपनी में जॉब करके अपनी लाइफ सेटल करना चाहती थी। तुझे बचपन से जो नहीं मिला तो अपने दम पर वो सब हासिल करना चाहती थी, फिर अचानक तुझे क्या हो गया? फाइनली आहना, जो अपने अंदर काफ़ी कुछ दबाए हुए थी, वो सब कुछ उसकी आंखों से बहकर बाहर आ गया। वो कोमल के गले से लग गई, क्योंकि इस वक्त उसे किसी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी मेरे पापा के लिए, आहना रोते हुए बोली। वो अभी भी कोमल से लिपटी हुई थी। तो ऐसा क्यों कह रही है? अंकल की वजह से क्यों करनी पड़ रही है तुझे? अंकल फोर्स कर रहे हैं क्या तुझे शादी के लिए? कोमल थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोली। तो आहना ने उससे सारी बात बताई। मेरे पापा को फ्लैशबैक स्टार्ट। 1 हफ्ते पहले डाइनिंग टेबल पर सभी के सब बैठकर डिनर कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमेशा की तरह माधुरी खाना खाते हुए मजाक कर रही थी सभी के साथ। उनके मजाक में देवेश को भी हंसी आ रही थी। तभी अचानक हंसते हंसते देवेश की सांसें फूलने लगी। वो तेज़ तेज़ खांसने लगा, और खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकलने लगा।
उसकी ऐसी कंडीशन देखकर सभी के सब काफ़ी घबरा गए। घर की बड़ी और समझदार बेटी होने के नाते आहना ने बहुत ही धैर्य से काम लिया। उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, जिसके बाद देवेश को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। डॉक्टर ने देवेश के कुछ टेस्ट किए। कुछ ही देर में उसकी रिपोर्ट्स भी आ गईं। रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद डॉक्टर ने सासमल परिवार को रिपोर्ट्स पढ़कर बताया और उन्हें समझाया, जिसमें लिखा था कि देवेश को लंग कैंसर है। अभी उसके लंग कैंसर का फर्स्ट स्टेज चल रहा है। डॉक्टर ने जैसे ही पूरी सासमल फैमिली को इस बारे में बताया तो माधुरी के हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए। कैंसर शब्द सुनते ही माधुरी वहीं बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे भी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और अब जाके दुर्गा और अर्चना को मौका मिला था आहना को खरी खोटी सुनाने का। वो दोनों उसे देवेश और माधुरी की कंडीशन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मनहूस कहीं की, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, अर्चना आहना को दूर से चूटी काटते हुए बोली और दुर्गा उसका साथ देने लगी आहना को मेंटली टॉर्चर करने में। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है अर्चना, सब कुछ तेरी वजह से होता है हमेशा। धरती का बोझ कहीं की, मर क्यों नहीं जाती तू कहीं जाकर, कुछ तो बोझ कम होगा मेरे भाई का। दुर्गा की भी तानों से बरसात शुरू हो चुकी थी आहना के लिए। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और नर्स बाहर आई। पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग मिल लीजिए उनसे, इतना कहकर नर्स वहाँ से चली गई। नर्स के वहाँ से जाते ही आहना, आरोही और बाकी सब अंदर चले गए देवेश से मिलने के लिए। देवेश को अब होश आ चुका था। अंशुल अपने पिता के सीने से लगने के लिए उसके पेट के पास जाने को हुआ, मगर उससे पहले ही आहना देवेश के गले से जाकर लग गई। पापा, आप ठीक हो जाओगे जल्दी ही, आहना बोली देवेश से और फिर फूट फूट कर वो रोने लगी। तो देवेश ने प्यार से आहना का अपना सिर पर अपना हाथ फेरा और धीमे स्वर में बोला, हाँ बेटा, कुछ नहीं होगा मुझे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का पेट कौन पालेगा, और अभी तो मुझे मेरे तीनों बच्चों की शादी भी देखनी है, अभी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इतना कहते ही देवेश ने अपने हाथ से इशारा देते हुए आरोही और अंशुल को भी अपने पास बुला लिया और उन्हें भी अपने गले से लगा लिया। इस वक्त तो आरोही और अंशुल ने आहना के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। वो तीनों ही अपने पिता से के गले से लगे हुए थे। तभी अंशुल देवेश से बोला, मगर पापा, अभी तो मैं 16 साल का हूँ और मेरी शादी को तो अभी पूरे 15 साल हैं। तभी उसकी बात पर आरोही बोली मजाकिया अंदाज में, तो तू क्या बुढ़ापे में शादी करने वाला है। आरोही और अंशुल को एक दूसरे से हंसी मजाक करते देखते हुए और आहना हल्का सा मुस्कुराए और अपने दोनों बच्चों पर तो अर्चना को भी भर भर के ममता आ रही थी। वो भी अंशुल और आरोही के इस बॉन्डिंग को देखकर उनकी बलाएं ले रही थी, मगर दुर्गा से तो आरोही और अंशुल का हंसना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और माधुरी कमरे में एंटर हुई नर्स की मदद से। देवेश, मेरा बच्चा, अब कैसा है तू। माधुरी के आते ही आहना, आरोही और अंशुल ये तीनों साइड हो गए। माधुरी देवेश के पास बैठ गई और उसके हाथ को चूमते हुए बोली, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे तुझे, तू एकदम ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही माधुरी की आंखें नम हो गईं। हालांकि देवेश का लंग कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज पर था, मगर फिर भी सासमल परिवार को कैंसर शब्द सुनते ही हाथ पैर उनके ठंडे पड़ जा रहे थे। देवेश ने माधुरी से कहा, हाँ माँ, कुछ नहीं होगा मुझे। आप दिन रात मेरे लिए इतनी प्रार्थना जो करती हो, फिर आपके होते मुझे कुछ कैसे हो सकता है। तभी वहाँ डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने देवेश को फिर से एग्जामिन किया और फिर कुछ ही घंटों में देवेश को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। आहना और बाकी सब नीचे पार्किंग एरिया में आ गए। देवेश और अंशुल को छोड़कर आहना ने कैब बुक करी घर जाने के लिए। इतने में अंशुल भी देवेश को सहारा देते हुए नीचे पार्किंग एरिया में के पास ले आया। तभी वहाँ कैब भी आ गई। अपनी आदतों से मजबूर आरोही फिर से आहना के को पीछे हटाते हुए आगे आई और अपने पिता को सहारा देते हुए बोली, पापा आराम से, पहले आप बैठो, बहुत मुश्किल से मैंने कैब बुक करी है। आरोही ने झूठ बोला। उसने आहना की तरफ मुंह भटकाते हुए ये बात देवेश से कही। फिर उसने माधुरी को भी अंदर बैठा दिया और फिर खुद भी अंदर बैठ गई उन दोनों के साथ। फिर उसने आहना को शातिर मुस्कान दी और बेचारी बनते हुए उससे बोली, आहना जी, कैब में जगह नहीं हो रही है, बस 2 की ही जगह बची है, एक अंशुल के लिए और मम्मी के लिए। वो क्या है ना कि अंशुल अभी बहुत छोटा है, उसे हम अकेला नहीं छोड़ सकते, और मम्मी तो घर जाकर हम सबके लिए चाय बनाएगी, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ हो रही है ना बाहर, इसलिए। तभी दुर्गा बोली, हाय राम, मेरे लिए भी तो जगह बनाओ कोई, मैं कहाँ बैठूंगी। तो दुर्गा का मुंह बंद करते हुए आरोही बोली, क्या बुआ आप भी, आना दीदी अकेले कैसे कराएंगी, लड़की है वो इतनी यंग, और माहौल भी वैसे भी बहुत ख़राब है बहुत।
ऐसे में तो आपको उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। आरोही नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। तभी वो ड्राइवर से बोली, चलिए भैया। मगर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी और बोला, मैडम ओटीपी। बिना ओटीपी की गाड़ी स्टार्ट नहीं करूँगा मैं। कैब ड्राइवर ने जैसे ही ओटीपी के लिए पूछा तो आरोही आहना की तरफ देखने लगी, मगर आहना मुंह फेर कर वहाँ से जाने लगी। आहना दीदी, ओटीपी तो बता कर जाओ ड्राइवर को। आरोही ने उसे आवाज़ लगाई, मगर आहना सुन ही नहीं रही थी। थक हार कर आरोही गाड़ी से बाहर उतरी आहना को रोकने के लिए। ये तो आहना की चाल थी, एक तरह से आरोही को गाड़ी से नीचे उतारने की। आरोही जैसे ही उसके नज़दीक पहुंची तो आहना वापस पीछे पलटी और बोली, अपनी माँ को बुलाओ। आहना ने जैसे ही आरोही से ऐसा कहा तो वो अर्चना को देखने लगी। अर्चना समझ चुकी थी कि आहना ने फिर से उसे कुछ कह दिया है, इसलिए वो गाड़ी से उतर कर उनके पास आ गई और चिढ़ते हुए बोली, क्या हुआ? फिर इसने तुझे कुछ बोल दिया है क्या? मम्मी ये आरोही अर्चना को बता ही रही थी कि इतने में आहना वहाँ से चली गई कैब की तरफ और अंदर बैठते हुए बोली, बुआ आप अंशुल के साथ बैठ जाओ, दोनों माँ बेटी आराम से आ जाएंगी, हमें जल्दी घर भी पहुँचना है। इस वक्त दुर्गा का को आहना कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। वो बिना कोई बहस किए फ्रंट सीट में अंशुल के बगल में बैठ गई और खुश होते हुए ड्राइवर से बोली, चलो भाई गाड़ी शुरू कर। तभी आहना ने कैब ड्राइवर को ओटीपी भी बता दिया, 384561। आहना ने ड्राइवर को ओटीपी बताया और फिर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। देवेश को तो आज आहना में सुहाना नजर आ रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया मगर कुछ बोला नहीं। कुछ ही देर में सब घर पहुंच गए। आहना ने कैब वाले को पेमेंट करी और डोर अनलॉक करके सभी के सब घर के अंदर दाखिल हुए। आहना और अंशुल ने देवेश और माधुरी को आराम से सोफे पर बैठा दिया। तभी आहना दुर्गा से बोली, अब की तबीयत तो बिल्कुल ठीक होगी ना? तो दुर्गा इतराते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं तो 56 की उम्र में भी अभी बस 36 की ही लगती हूँ, बहुत जवान हूँ मैं अभी। दुर्गा अपने जोड़े में हाथ फेरते हुए बोली। तभी आहना ने आगे कहा, तो आप बैठी क्यों हैं? सबके लिए चाय बना दीजिए, पापा और दादी के लिए बिना मीठे की चाय बनाना और मेरे और अंशुल के लिए कम मीठे की चाय। आहना का ऑर्डर सुनते ही दुर्गा की सारी जवानी बाहर आ गई। वो अपनी अपने घुटनों को पकड़ते हुए बोली, हाय राम कितना दर्द है घुटनों में। वो कराहने का नाटक करने लगी। बुआ मुझे पता है कि आपको कहीं दर्द नहीं हो रहा है, आप बस यूं ही ड्रामा कर रही हैं। चलिए जाकर चाय बनाइए हम सबके लिए। इस बार आहना की आवाज़ में अलग ही रौब था, एकदम कड़कपन था उसकी आवाज़ में। इसलिए दुर्गा बिना कुछ बहस किए वहाँ से चली गई। आहना बेटा, ज़रा अर्चना को फ़ोन करना, अभी तक आए क्यों नहीं वो दोनों? देवेश चिंता जताते हुए आहना से बोला तो आहना ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अर्चना का नंबर डायल करने लगी। मगर इतने में डोरबेल बज गई, जिसका मतलब था कि अर्चना और आरोही आ चुके हैं। अंशुल डोर से थोड़ी ही दूरी पर बैठा था, इसलिए उसने ही जाकर दरवाज़ा खोल दिया। अर्चना का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हुआ था। वो आहना को नफरत से घूरे जा रही थी, मगर आहना को उसके घूरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब वो चेहरे पर अपनी ठंडी मुस्कान बरकरार रखते हुए बोली, ठंड के कारण चेहरे पर आपकी लाली आ गई है, थोड़ी सी चाय पी लो, नरम हो जाओगी। मगर इस बार अर्चना ने आने के लिए कुछ और सोच कर रखा था, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही सोफे पर जाकर बैठ गई। आरोही को तो इस वक्त नाक पर गुस्सा बैठा हुआ था, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। आहना ने एचओडी को इन्फॉर्म करके कॉलेज से कुछ और दिन की छुट्टी ले ली, क्योंकि अब वो देवेश को घर पर ही आराम करने को कहती और खुद दुकान संभालने के लिए चली जाया करती थी। आहना की एब्सेंस का फ़ायदा उठाते हुए एक दिन अर्चना देवेश से बोली, देवेश मैं कुछ कहना चाह रही थी। अर्चना इचकने का नाटक करने लगी। देवेश इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसने न्यूज़पेपर फोल्ड करके वापस टेबल पर रख दिया और नरमी से बोला, हाँ बोलो। मैं आहना के बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है कि हमें आहना के लिए अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। कुछ ही महीनों में आहना की बैचलर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगी। रही बात मास्टर्स की, तो वो तो शादी के बाद भी कर सकती है। हम लड़के वालों से पहले ही बात करेंगे, इस बारे में बात कर लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि हमें वक्त रहते वीडियो की शादी टाइम से कर देनी चाहिए। अर्चना ने अपनी बात देवेश से कही। वो कुछ देर चुप रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे इस विषय में सोचने का वक्त चाहिए था। देवेश बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। चाकू के साथ खेलते हुए अर्चना बोली, तुझे तो मैं अपने रास्ते से हटा कर ही रहूँगी आहना, जैसे मैंने तेरी माँ को हटाया था। देखते ही देखते शाम हो गई।
अर्चना फिर से देवेश के पास गई और इस बार उसे इमोशनल टॉर्चर करते हुए बोली, देवेश, मौत का कुछ पता नहीं होता। कुछ दिन पहले जो आपके साथ हुआ, भगवान ना करे दोबारा ऐसा कुछ भी हो। अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? दुर्गा दीदी तो अपनी बेटियों के साथ चली जाएंगी। माँ जी इतनी बुजुर्ग हो चुकी है कि कहाँ तक कि हमारा साथ दे पाएंगी। आहना मुझ पर भरोसा करती नहीं है। ऐसे में बस आप ही हैं जो आहना को शादी के लिए मना सकते हैं। कम से कम आप उसकी शादी अपनी आंखों से तो देख लेंगे। वरना इस बात का तो उस इस बेचारी को हमेशा गम रहेगा कि पहले उसे उसकी माँ छोड़कर चली गई और फिर आप भी उसे छोड़कर चले गए। अर्चना की कही हुई एक एक बात देवेश के दिल पर जाकर लग गई थी। उसे अर्चना की कही हुई बात कहीं ना कहीं अब सही लगने लगी थी, क्योंकि उसे भी इसी बात का डर था कि कहीं अगर उसे कुछ हो गया तो आहना टूट कर बिखर जाएगी। वो एकदम गहराई में कहीं खो सा गया आहना के बारे में सोच सोच कर। देवेश को भी अब कहीं ना कहीं सच में ये रियलाइज़ होने लगा था कि अर्चना कहीं ना कहीं सही बोल रही है। अगर उसे सच में अचानक कुछ हो गया तो आहना को कोई सहारा देने वाला भी नहीं होगा। काफ़ी देर तक शांत रहने के बाद देवेश बोला, खाना बन गया? जी, अर्चना ने जवाब दिया। आहना आ गई दुकान से? देवेश ने उससे आहना के लिए पूछा। जी, वो तो मुझे पता नहीं, शायद अभी आई नहीं है वो, अर्चना ने जवाब दिया। ठीक है, तुम खाना लगाओ, तब तक आहना भी आ ही जाएगी। इतना कहकर देवेश कमरे से बाहर चला गया। खाने की टेबल पर सब साथ बैठकर खाना खा ही रहे थे, तभी देवेश ने आहना से पूछा, और बेटा, दुकान पर काम कैसा चल रहा है? आहना ने निवाला जवाने के बाद जवाब दिया, ठीक चल रहा है पापा, सेल काफ़ी अच्छी हो रही है। आहना का कॉन्फिडेंस देखकर ही देवेश ने पता लगा लिया कि वाकई में दुकान में काफ़ी अच्छी सेल हो रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कल तक मेरी गोद में खेलती थी आज और आज मेरा कारोबार संभाल रही है। इतने में माधुरी बोली, एक ना एक दिन तो आहना ने कारोबार को संभालना ही था। इसके पैदा होते ही घर में खुशी की लहर जो आ गई थी। कहाँ तो हम दो वक्त की रोटी के लिए भी बड़ी मुश्किल से कमाते थे। लोगों की साड़ियों में फॉल पिको कर करके हम 4 पैसे घर में आते थे, और फिर मेरी नन्ही सी पोती आ गई हमारी ज़िंदगी में रोशनी लेकर। माधुरी आहना के सिर पर प्यार से सहलाते हुए ये सब कह रही थी, तो ये सब सुनकर अर्चना और आरोही को आग लग रही थी। तभी देवेश ने आगे कहा, आहना बेटा, मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है, खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। तो आहना ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अर्चना तो पहले से ही समझ चुकी थी कि देवेश आहना से किस बारे में बात करना चाहता है, इसलिए वो बस मंद मंद मुस्कुराई जा रही थी। खाना खाने के बाद आहना देवेश के कमरे में चली गई। जी पापा, आपने बुलाया था मुझे, आहना बोली देवेश से। हाँ बेटा, आओ बैठो, पास रखी चेयर की तरफ इशारा करते हुए देवेश आहना से बोला। तो वो उस चेयर पर जाकर बैठ गई। देवेश भी आहना की अपोजिट वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। देवेश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आहना से शादी की बात करे तो करे कैसे। अपने पिता को यूँ शांत बैठे देख आहना समझ गई कि देवेश उससे कुछ कहना चाह रहा है, वो दरअसल कह नहीं पा रहा है उससे। पापा, आपको जो कहना है मुझसे आप खुल के कह सकते हो। आहना के कहने पर ही देवेश थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। आहना, तुम मुझे गलत मत समझना बेटा, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगे या मेरी बात से तुम्हें दुख हो तो, देवेश ने बात की शुरुआत करी। अपने पिता को यूं ही हिचकते हुए देख आहना बड़ा अटपटा सा उसको लगा। वो उन्हें रिलैक्स करते हुए बोली, पापा, आप बेझिझक अपनी बात मुझसे कह सकते हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आहना का ये सपोर्ट देखकर देवेश ने आगे कहना शुरू किया, बेटा, तुम तो जानती ही हो कुछ दिन पहले जो हुआ मेरे साथ, उससे सबके सब कितना डरे हुए हैं। अब तो मुझे भी डर लगता है कि न जाने कब मुझे कुछ हो जाए, इसलिए मैं अपनी आंखों से तेरी शादी देखना चाहता हूँ। देवेश ने एक सांस में अपनी बात कही, जिसके बाद वो अपनी जगह पर जम सी गई। उसे चुप देखकर देवेश ने आगे कहा, बेटा, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगा, मर्जी तेरी है। तू सोच रही होगी कि अभी तो तेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ, मगर बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरा रिश्ता बहुत देखभाल कर करूँगा। ये सारी बात तो मुझ पर छोड़ दे। उसके बाद देवेश एकदम चुप हो गया। कुछ देर कमरे में शांति रही। तब आहना ने कहना शुरू किया, पापा, आपको जैसा ठीक लगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मगर मेरी पढ़ाई का
कैसे होगा? आपको तो पता है ना कि अक्सर लोग शादी के हो जाने के बाद अपनी कही बात से मुकर जाते हैं। ऐसे में तो मेरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। फिर मेरा क्या होगा? आनंद ने अपने प्रति चिंता जताते हुए ये बात देवेश से कही। देवेश ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो तुम्हारे साथ बेटा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें वापस इस घर में ले आऊँगा और उस लड़के को इस घर में घर जमाई बना कर रखूँगा। तुम्हारे भविष्य के साथ मैं किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूँगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। देवेश आहना को आश्वासन देते हुए ये सब बातें बोल रहा था, जिसके बाद आहना मुस्कुराते हुए बोली, मैं सिर्फ आप पर भरोसा करती हूँ पापा। आप मेरे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढोगे, मैं जानती हूँ ये बात। अपनी बेटी का ये भरोसा देखकर देवेश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, मुझे पता था कि मेरा बच्चा मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। वहीं दोनों बाप बेटी के बीच की ये बॉन्डिंग और प्यार को अर्चना जो मार के बाहर से वाली खिड़की पर खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी, वो अंदर झांकते हुए खुद से बोली, एक बार तू यहाँ से निकल तो जा, तुझे मैं ऐसी जगह पहुँचाऊँगी जहाँ से तू कभी नहीं लौट पाएगी। वहीं पहुँचाऊँगी तुझे जहाँ तेरी माँ को पहुँचाया था मैंने। किलर स्माइल के साथ अर्चना अपने मन में बोली। अगला दिन था। अर्चना के कहने पर देवेश लड़के वालों से मिलने के लिए राज़ी हो गया। इस वक्त सासमल हाउस में के लिविंग रूम में सासमल परिवार और लड़के वाले बैठे हुए थे जो आहना को देखने आए थे। देवेश ने अर्चना से कहकर आहना को बुलवाने के लिए कहा। माधुरी को भी सुभाष और सुधा और बाकी का फर्मा फैमिली काफ़ी सुलझा हुआ सा लग रहा था। माधुरी तो सुभाष से काफ़ी सवाल जवाब कर रही थी, मगर सुभाष बस लड़कियों की तरह मुस्कुराए जा रहा था। दोनों ही परिवार के बीच हंसी मजाक से बातें से ही पता लग पा रहा था कि मानो रिश्ता पक्का हो। बस आहना की यहाँ सुनने का इंतज़ार सबको था। अर्चना और दुर्गा आहना को बाहर हॉल में ले आई, जहाँ लड़के वाले उससे मिलने वाले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आहना ने आज अपनी माँ की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। देवेश को तो आहना बिल्कुल सुहाना की परछाई लग रही थी। एक संस्कारी लड़की की तरह आहना ने सुधा के पैर छुए, फिर सुधा ने आहना को अपने पास ही बिठा लिया। सुधा ने आहना से कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया। इनफैक्ट उसने तो सासमल परिवार के दिल की बात कह डाली थी। बेटा, तू बिल्कुल मेरी बेटी है, तेरा जो मन में आए तो वो करना। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि शादी के बाद भी तू हमारा छोटा सा बिजनेस संभालने में हमारी मदद करे। बिजनेस सब सुनते ही आहना ने अपनी नर्म सी आवाज़ में सुधा से पूछा, क्या बिजनेस है आपका? तो सुधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, हमारा एक छोटा सा ऊन का बिजनेस है। हम हाथ से बनी हुई स्वेटरों को बाज़ार तक पहुंचाते हैं। बस इतना सही है हमारा बिजनेस है। वैसे तो अब हमारी दुकान में स्वेटर बनाने की मशीन भी हमने रख ली है, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। सुधा की पूरी बात सुनने के बाद आहना हल्का सा मुस्कुराई। तभी माधुरी बोली, मुझे लगता है कि बच्चों को भी आपस में बात करने देना चाहिए हमें। ये दोनों भी एक दूसरे को जान लेंगे तो ठीक रहेगा। माधुरी की बात सभी को सही लगी, जिसके बाद आहना और सुभाष को टेरेस पर भेज दिया गया। आहना और सुभाष दोनों ही एक दूसरे से बात करने में हिचक रहे थे। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से बात क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। फाइनली सुभाष ने ही बात करने की शुरुआत करी। उसने आहना से उसकी एजुकेशन के बारे में उससे पूछा, आपकी एजुकेशन क्या है? तो आहना ने अपनी जुल्फ़े कान के पीछे करते हुए जवाब दिया, बीएससी मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर। और आपकी एजुकेशन क्या है? आहना ने भी सुभाष से यही सेम सवाल किया। जी, मैंने बीकॉम का स्टूडेंट था, मैंने एमबीए किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में। सुभाष ने भी आहना को अपनी एजुकेशन के बारे में बताया और फिर वो दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ बातें करने में कंफर्टेबल हो गए। 10 मिनट के बाद ये दोनों नीचे आ गए। आहना काफ़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सुभाष ने उसे बहुत सारे प्रॉमिस कर दिए थे, जिससे आहना फूले नहीं समा रही थी। आहना की मुस्कान से ही सब समझ गए थे कि उसे सुभाष पसंद आ गया है और सुभाष को आहना। इसी के चलते सगाई का दिन भी 3 दिन बाद का ही तय कर दिया गया। फ्लैशबैक एंड। आहना की पूरी कहानी सुनने के बाद कोमल को उसके लिए काफ़ी बुरा फील हुआ, मगर फिर भी आहना को वो डांटने लगी, अरे तो पागल लड़की, अंकल की बीमारी में तुम लोगों को उनका इलाज करवाना चाहिए, तो शादी क्यों कर रही है? तेरी शादी अंकल का ट्रीटमेंट थोड़े ना है।
मैंने तुझे भी बताया ना कि पापा को ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। और फिर सुभाष काफ़ी अच्छा है, उसने मुझे कहा है कि मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई को पूरा करूँ और उसके बाद बिज़नेस को भी सँभालूँ, उसकी मदद करूँ बिज़नेस को सँभालने में। ऐसा ही तो सपोर्ट करने वाला लाइफ पार्टनर चाहिए मुझे। आहना ने कोमल को अपनी सिचुएशन समझाई, मगर कोमल के माथे पर अभी भी परेशानी की लकीरें थीं, क्योंकि वो सुभाष को बहुत अच्छे से जानती थी और उसके इरादों को भी। वो परेशान होते हुए अपने मन में बोली, आहना तो सच में बहुत भोली है, सुभाष तुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मगर मैं तुझे ये बात कैसे समझाऊँ। बस भाई है जो ये सब कुछ होने से रोक सकते हैं। मैं किसी भी कीमत में तेरी शादी उस सुभाष से नहीं होने दूंगी, फिर चाहे मुझे तुझे किडनैप ही क्यों ना करना पड़े शादी वाले दिन। कोमल ये बात जानती थी कि इस वक्त आहना कुछ भी समझने की परिस्थितियों में नहीं है, इसीलिए वो आगे कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर में आहना से बातें करने के बाद कोमल अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि विक्रम ड्रिंक कर रहा था। वो आंखें बंद करे कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। हाथ में उसके ड्रिंक का ग्लास भी मौजूद था। तभी उसे उसके ख्यालों से बाहर लाने के लिए कोमल बोली, भाई आपकी मदद चाहिए मुझे। कोमल की आवाज़ सुनते ही विक्रम ने अपनी आंखें खोली। उसने ग्लास को टेबल पर रख दिया और कोमल को अपने पास बुलाया। इधर आओ तुम, आज तुम्हारी पिटाई है। तुम कॉलेज से 4 बजे निकल गई थी, मगर घर तुम 9 बजे आ रही हो। इतनी देर कहाँ थी तुम? जवाब दो मुझे। धीरे धीरे विक्रम की आवाज़ अब कड़क होती जा रही थी, जिससे कोमल के रोंगटे उठते जा रहे थे डर के कारण। भाई वो मैं आहना के घर गई थी, कोमल ने हिचकते हुए विक्रम से कही ये बात, जिसके बाद विक्रम को और तेज गुस्सा आ गया। उसने टेबल पर रखे शराब के गिलास को उठाकर दीवार पर दे मारा और पागलपन में अपने बाल खींचते हुए बोला इरिटेट होकर, आहना 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 आहना। पूरे दिन बस तुम्हारी जुबान पर आहना का ही नाम रहता है। उस आहना के अलावा तुम्हारा कोई और मोटिव नहीं है क्या? विक्रम तेज चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए दैट वी आर रनावत, और हम लोग कभी किसी के पीछे नहीं भागते, मगर तुम पूरे दिन उस लड़की के पीछे भागती हो। उस बदतमीज़ लड़की ने अभी कुछ दिन पहले जो तुम्हारी इतनी इंसल्ट करी, तुम्हारे मुंह पर उसने फ़ोन काटा, इन सब के बावजूद भी तुम उस लड़की के साथ दोस्ती बरकरार रख रही हो। तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? आई कांट बिलीव दैट यू आर माई सिस्टर। विक्रम नॉन स्टॉप कोमल को सुनाया जा रहा था, बिना उसकी बात सुने। भाई आहना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आप उसके लिए एक शब्द भी गलत नहीं बोलोगे अब, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, वापस भी नहीं आऊंगी घर। कोमल की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जिन्हें देखकर विक्रम का गुस्सा गायब हो गया। वो नर्म स्वर में कोमल से बोला, तुम रोना बंद करो, नहीं कहूँगा मैं तुम्हारी दोस्त के लिए कुछ भी गलत शब्द। अब खुश? बस तुम दोबारा घर छोड़कर जाने की बात मत कहना। कोमल की गाल को प्यार से सहलाते हुए विक्रम उससे बोला, ठीक है, नहीं करूँगी घर छोड़कर जाने की बात, बस आपको मेरा एक काम करना होगा। कोमल अपने आंसू पोंछते हुए बोली। विक्रम ने भी सोचे समझे कोमल को हाँ कह दिया। हाँ ठीक है, मैं करूँगा तुम्हारी मदद, बोलो क्या करना है। कोमल विक्रम को दांत दिखाते हुए बोली, मेरी दोस्त से शादी कर लो, वो बहुत खुश रखेगी आपको, आपकी बिखरी हुई ज़िंदगी को संवार देगी आहना। और मेरी दोस्त तो देखने में बहुत सुंदर है, देख लेना आप, आहना आपको अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगी। कोमल विक्रम से नॉन स्टॉप बोलने जा रही थी। वहीं विक्रम अपनी बहन की बकवास सुनकर अपनी जगह पर जम सा गया। अपने भाई को मुंह में दही जमाए देख कोमल बोली, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है क्या मेरी दोस्त? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आपको आहना पसंद नहीं है क्या? बोलो ना भाई। विक्रम अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, जिससे कोमल और ज़्यादा इरिटेट होने लगी। वो चिढ़ते हुए उससे बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या आपको मेरी दोस्त पसंद नहीं है? इस बात पर विक्रम कोमल को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। जब कोमल ने उससे कहा, भाई मना मत करना आप, उस बेचारी की ज़िंदगी में पहले ही बहुत टेंशन चल रही है, ऊपर से उसकी शादी हमारे ड्राइवर सुभाष से हो रही है। विक्रम ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए टाइटली अपनी आंखों को मूंद लिया और बोला, कोमल तुम्हारा मत ज़्यादा हो रहा है अब। आहना की शादी अगर सुभाष से हो रही है तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ज़िंदगी आहना को बितानी है सुभाष के साथ, फैसला भी उस लड़की का है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बोल तो रही हूँ, आप शादी कर लो आहना से, मेरी दोस्त सुभाष के साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। और आपको पता है, आहना को तो ये शादी मजबूरी में करनी पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से।
कोमल विक्रम को मनाने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी विक्रम कंफ्यूज होते हुए कोमल से बोला, अपने पापा की वजह से? लेकिन क्यों? विक्रम ने उससे पूछा। जिसके बाद कोमल ने उसे वो सब बताया जो कुछ भी आना ने उसे बताया था। कोमल की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद विक्रम बोला, अरे अगर उसके फादर की तबीयत ख़राब है तो ऐसे में आना की फैमिली को उसके फादर का इलाज करवाना चाहिए ना। शादी ही क्यों करनी है? शादी किसी बीमारी का सोल्यूशन तो नहीं होता है ना। वैसे विक्रम की बात भी एकदम सही थी, मगर आना की सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहा था वो। विक्रम के लिए सलाह देना बहुत आसान था, मगर आना जैसे मिडिल क्लास लड़की के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों को ना कहने की परमिशन नहीं होती है, उन्हें सिर्फ हाँ कहने की ही परमिशन होती है। खैर विक्रम ने भी कोमल को अपना साफ जवाब दे दिया था, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। वो लड़की एक मिडिल क्लास है, तो उसे शादी भी अपने ही स्टैंडर्ड से मैच होते लड़के से ही करनी चाहिए। वो मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती और ना ही वो मेरे टेस्ट की है। इतना कहकर विक्रम वहाँ से चला गया और कोमल उसे बस वहाँ से जाते हुए देखती रह गई। Guys, that's all for today. If you enjoyed today's episode, please like, share and comment on the video and don't forget to subscribe the channel.